एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा ये कि हेलीकॉप्टर रिश्वत मामले में भारत में घूस किसे दी गई, किसे मिली भारत में घूस। हेलीकॉप्टर रिश्वत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आज ही इटली की पुलिस ने इटली की कंपनी फिनमेकैनिका के सीईओ को मिलान से गिरफ्तार किया था। फिनमेकैनिका के प्रमुख जीओरसी पर आरोप है कि उन्होंने भारत को 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेचने के लिए भारत में कुछ लोगों को रिश्वत दी। सवाल यह है कि भारत में किसे इस सौदे के लिए दलाली दी गई। हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली, भारत में किसे दी गई रिश्वत? ये सवाल उठ रहे हैं इटली में अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमेकैनिका के सीईओ जीओरसी की गिरफ्तारी के बाद। ओरसी पर आरोप है कि उन्होंने भारत को 12 अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेचने के लिए भारत में रिश्वत दी। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर सौदा फरवरी 2010 का है। रक्षा मंत्रालय ने तब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद की बोली मंगाई थी। अमेरिकी कंपनी सिकोसिर्की और इटली की कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड इसमें तगड़े दावेदार थे। यह सौदा 3,546 करोड़ रुपए में अगस्टा वेस्टलैंड की झोली में गया। लेकिन अगस्टा वेस्टलैंड के एक पूर्व अफसर ने राज खोला कि भारत से डील कराने का जिम्मा गिडो रॉल्फ हाश्क नाम के एक शख्स को मिला था। हेलीकॉप्टरों की पहली खेप दिसंबर 2012 में मिलनी थी, लेकिन अप्रैल 2012 में इटली के अखबारों में 350 करोड़ की दलाली की खबर छपी तो रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। उसी दौरान स्विट्जरलैंड के कंसल्टेंट गिडो राल्फ हाश के दफ्तर पर छापा पड़ा, तब ये मामला खुला। इस खुलासे के बाद रक्षा मंत्री ने जांच का भरोसा भी दिया। Seriously pursue the inquiry because the moment previously the report came in the Indian Express, I asked the Defence Secretary immediately inquire that. After that, he wrote to the Indian ambassador to Italy and he got a report. Now, after seeing this report, I assure you that I will seriously pursue this inquiry. He will not any mischief anywhere. He will take strongest action. So I will seriously pursue this inquiry. जिस रिपोर्ट की बात साल भर पहले रक्षा मंत्री ने की थी, उसके बारे में सूत्र बताते हैं कि ये 568 पन्नों की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि 350 करोड़ रुपए की दलाली जिस गिडो रॉल्फ हॉस्क और कार्लो जेरोसा को दी गई थी, उसने लंदन के एक दलाल क्रिश्चियन मिशेल से भी संपर्क किया था। तीनों ने मिलकर शर्तों में बदलाव करवाए और उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर भी टेंडर भरने की रेस में आ गया। हाश्क ने तब दावा किया था कि उसे भारत के रक्षा मंत्रालय का एक अधिकारी जानता है जो अमेरिका में उसके साथ कभी पढ़ा था और उसे भारतीय रक्षा सौदों के बाजार की अच्छी समझ भी है और पकड़ भी। जाहिर है कि भारत में रक्षा मंत्रालय या रक्षा सौदों की दलाली में लगी कंपनियों और लोगों के माध्यम से ही शर्तें बदली गई होंगी। कहा जा रहा है कि हवाला के जरिए मॉरिशस और ट्यूनीशिया से ये पैसा भारत आया था। इस रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक 3 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। अब रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, तो इसमें कुछ दूसरे नाम भी सामने आ सकते हैं। हैरानी की बात है, रक्षा मंत्रालय ने करीब साल भर पहले जांच का भरोसा दिया था और इटली से जांच रिपोर्ट भी मंगवाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इटली में तो कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भारत में अब जाकर रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। In Italy, a judicial process, because the prosecutors are perhaps working under judicial supervision, and therefore the executive is not able to share that information with us. विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर इटली की सरकार कार्रवाई कर सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं? It is incumbent on the Indian government also to have inquiry and see who is the recipient of the bribe, and suitable action has to be taken. अगस्टा वेस्टलैंड को 12 में से 9 हेलीकॉप्टर भारत को देने थे, लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं कि आखिर भारत में दलाली किसे दी गई। हमारे साथ कुमार विश्वास यहाँ पर मौजूद हैं, कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ इसके अलावा पंकज शर्मा जी मौजूद हैं, सचिव कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ वानी त्रिपाठी मौजूद हैं, नेता बीजेपी। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान शरीक रहेंगे। लेकिन पंकज जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, भ्रष्टाचार का जो ये जिन है, ये बार बार निकलकर सामने आता है। एक साल पहले भी जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। सीबीआई जांच पहले क्यों नहीं कराई गई इस मामले में, और क्यों इस तरह का ढीला ढाला रवैया अपनाया गया?
क्या जिनको दलाली दी गई है भारत में उन्हें बचाने की कोशिश है ये? कौन कहता है कि ढीला ढाला रवैया अपनाया गया? इटली में भारतीय दूतावास से रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट आई, उसका स्टडी हुआ, अब सीबीआई की जांच भी अनाउंस कर दी गई है। बचाने की कौन सी बात है? भ्रष्टाचार के जितने भी मामले सामने आए, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। ये तो आपके सामने है। बहुत से मामले में लोग जेल गए हैं, बहुत से मामलों में जांच हुई है, बहुत से मामलों में जांच चल रही है। एक तरफ तो आपकी जांच चल रही थी, एक तरफ तो जांच चलती है, दूसरी तरफ 3 वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी डिलीवरी भी हो जाती है। तो कम से कम अगर डिलीवरी तो तब तक रोकी जा सकती थी। नहीं, डिलीवरी रोकी जा सकती थी। ये रक्षा सौदों में ये कहां से कि इसको रोक दिया जाएगा? जांच में अगर कोई ऐसी बात सामने आती है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो ये उसके बाद के कदम है कि क्या किया जाए। किससे करोगे? जब जांच की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई, सिर्फ आरोपों के आधार पर ऐसा कैसे कर दिया जाएगा? नहीं पंकज जी, लेकिन जांच को भी तो ढीले ढाले तरीके से अपनाया गया। 1 साल पहले जो है रक्षा मंत्री वो आश्वासन देते हैं कि इस मामले को देखा जाएगा, जांच की जाएगी, और अब जबकि गिरफ्तारी हुई सीईओ की फिल्म मैकेनिका कंपनी के, तब ये कहा जाता है कि सीबीआई जांच कराई जाएगी। अगर कुछ जानकारी निकलकर सामने आई थी, जो भी जवाब इटली की तरफ से दिया गया था, उसके बाद 568 पन्नों की पूरी रिपोर्ट मिली थी भारत उसके बाद सीबीआई जांच का आदेश तब क्यों नहीं दिया गया? अरे तो 568 पन्नों की रिपोर्ट कब आई? उसके अध्ययन का काम चल रहा था और उसके आधार पर एक फैसला लिया जाना है, जो फैसला लिया गया। अब ये अगर सामने आया है कि इटली में सीईओ को किया गया, यहां भी सीबीआई की जांच का ऐलान किया गया है, इसमें ढीले ढाले रवैये की कौन सी बात है? तो और ये कौन तय करेगा कि क्या ढीला ढाला रवैया था? अरे किसी भी चीज में कुछ तो समय लगता है। ठीक है पंकज जी, ये तो नहीं कि चाहे जो आरोप लगे और उनके आधार पर कोई भी फैसला तत्काल ले लिया जाए। रिपोर्ट कब मिली इटली से? अब ये तो सरकार से पूछने की बात है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट कब मिली। जी, ये सवाल आप सरकार से पूछिए, मेरी जानकारी में ये नहीं है। जी, इस पर कुमार विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कुमार विश्वास, पंकज जी का कहना है कि कोई ढीला ढाला रवैया नहीं है, प्रक्रिया को अपनाएंगे। पंकज जी का एक तो इसलिए बात आभार कि पंकज जी ने अपने कथन में स्वीकार किया कि बहुत सारे मामले भ्रष्टाचार के आए, बहुत सारे लोग जेल भी गए, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई चल रही है। इससे एक बात उनकी डिक्लेरेशन आया कि कांग्रेस के राज्य में खूब सारा भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सारे केस। पंकज जी सुन लीजिए, कष्ट मत पाइए, आए हैं जहां कांग्रेस की सरकार। अरे आप सुन तो लीजिए प्रभु, क्यों परेशान हो रहे हैं? सुन लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बारे आराम से बात आपकी, आप ही ने कहा, दोबारा चलवा लीजिए। बहुत सारे मामले आए, बहुत सारी जांच हुई, बहुत सारे सीबीआई हुए। यानी कि पहली बात तो भारत सरकार ये मानती है कि इटली की सरकार अगर 500 पेज भेज रही है कार्रवाई करने में, अरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मामलों की जांच करने में कोई कसर नहीं रखी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप इसका तो कागज छपवा लीजिए दलों के, इसका। अरे सुन तो लीजिए सामने आए, पंकज जी सुन तो लीजिए। ठीक है पंकज जी, सुन तो लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, आप भी सुन लीजिए। दे सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर कम से कम चोट मत करिए। मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने स्वीकार किया इसके लिए तो उनका आभार। दूसरी बात क्या है कि इटली की सरकार अगर 500 पेज का एक दस्तावेज दे रही है, जो विजय कह रहे हैं, तो वो इतना लाइटली भारत सरकार ले रही है कि उसने आपूर्ति भी नहीं रोकी, उसने 3 जहाज ले भी लिए। एक सरकार गिरफ्तारी कर रही है, एक सरकार वहां पर शिकंजा कस रही है। दूसरा, 1 साल पहले आपने काम किया था, अब तक कैसे हुआ? मेरा कहना यह है कि रक्षा एक ऐसा मसला है इस देश में जिसे भारतीय बहुत संवेदना के साथ लेता है, वो खुलकर पैसा देना चाहता है। इस देश में कभी भी रक्षा पर खर्च किए गए पैसे को लेकर आम जनजीवन में विरक्ति नहीं आई, लेकिन इन सरकारों ने पिछले 9 साल में रक्षा को भी दलाली का एक ऐसा अड्डा बना दिया है कि भारत का आम आदमी सोचने लगा है कि यार अब इस पर पैसा दें कि नहीं। कुमार विश्वास जी, लेकिन रक्षा मामलों में, सौदों में इस तरह के मामले आना वो सिर्फ पिछले 9 साल में नहीं हुआ है, उससे पहले भी ताबूत भी है, वो फोर्स भी है, लगातार है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूं दूसरा सीबीआई, एक बात और सुन लीजिए, खरीदी में क्या हुआ था, एक बात और सुन लीजिए, सीबीआई से जांच क्या करवाएंगे? अरे पंकज जी, सीबीआई से जांच क्या कराएंगे? जो सीबीआई गृह मंत्री को नमस्ते सर कहेगी, वो रक्षा मंत्री की जांच क्या कर लेगी? नहीं है आपको? नहीं, सीबीआई हम वो वाणी त्रिपाठी से पूछिए। मेरा कहना यह है, जो सीबीआई गृह मंत्री को नमस्ते सर कहेगी, वो जांच कैसे कर लेगी? वाणी त्रिपाठी जी, पंकज जी का कहना है कि कोई ढीला ढाला रवैया नहीं अपनाया गया, हम कार्रवाई कर रहे हैं, सीबीआई जांच का भी आदेश दे दिया गया इस पूरे मामले पर। क्या आप मानती हैं कि कार्रवाई तत्परता से की गई है सरकार द्वारा? 2 बातें बहुत ही स्पष्ट तौर पर यहां पर मैं इंगित करना चाहती हूं। 12 दिसंबर को 2012 को प्रकाश जावड़ेकर, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सांसद हैं, उन्होंने AK एंटनी साहब को एक लेटर लिखा था और ये सवाल पूछा था
कि इस हेलीकॉप्टर डील, ये 12 हेलीकॉप्टर्स की डील के पीछे का राज क्या है, कौन कौन इसके बेनिफैक्टर्स हैं, किस तरह ये डील हुई। और उसका जवाब आया सरकार से, जो पंकज जी नहीं बता पा रहे हैं वो मैं बताऊंगी। जवाब आया कि हमने इन सारे प्रकरण पर अभी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको जल्दी जवाब देंगे। और ये सवाल संसद में भी उठा था। इस पूरे प्रकरण से एक बात सिद्ध होती है कि जहां पर दलाली दी गई, यानी उस इनकम्बेंट देश में, इटली में आज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जो डिफंक्ट, जो देश जहां से दलाली दी गई, जहां नुकसान हुआ है, वहां आज भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि बोफोर्स के दिनों की सारी याद आज ताजा हो गई। और जब संसद में ये सवाल उठा, ए.के. एंटनी साहब से सवाल पूछा गया, जब ये पत्र जावड़ेकर जी ने लिखा, उसको आज 12 दिसंबर से अब तक कई महीने गुजर गए हैं, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है कांग्रेस की, कितने महीने गुजर गए, और आपको तो ये आप भूल गई कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पे रक्षा सौदों में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी वानी जी, आप किसको दलाली दी गई? आप नहीं, एक मिनट, मुझे पूरी बात तो कर लेने दीजिए। कांग्रेस किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। कांग्रेस ने कभी किसी को बचाने की कोशिश की ही नहीं किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में। इसका जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार और कांग्रेस पार्टी? जी पंकज जी, वानी जी का सवाल आपसे कि किसको बचाने की कोशिश हो रही है, क्यों इस तरह से धीमी गति से जांच चल रही है, तब जबकि इटली में तो गिरफ्तारी भी हो गई, कंपनी के सीईओ की गिरफ्तारी हो गई। ये मामला पिछले साल अप्रैल मई में सामने आया जी। उसके बाद हमारे रक्षा मंत्रालय ने अपने राजदूत से भारत के इटली से रिपोर्ट मांगी। कुछ महीने रिपोर्ट आने में लगे होंगे, कुछ समय उसके अध्ययन में लगा। आज सीबीआई की जांच का ऐलान किया गया है। कौन सा ढीला ढाला इसमें रवैया है? तो हो जाएगी, जो लोग उठा रहे हैं, जो कारगिल के कफन की खरीदी का मसला भूल गए, जो ये भूल गए कि उनके पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए दिखाए गए थे। जिस देश में वो यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों हैं। जब तुम्हारा प्रफुल्ल बख्शी भी इस पर डील हुई जी, जिस देश को दोनों नहीं है। कांग्रेस के सामने, कांग्रेस की सरकार के सामने जब भ्रष्टाचार का कोई मामला आया, पूरी जांच हुई। ठीक है वानी जी, इटली में गिरफ्तारी हो गई, भारत में अभी तक कुछ नहीं हुआ। मत भूलिए। इस पर प्रफुल्ल जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी प्रफुल्ल जी। देखिए, आप सब लोग सुन लीजिए। जी वानी जी, प्रफुल्ल जी को सुन लेते हैं। जी देखिए, ये कोई कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिकल बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है और ये डिफेंस डील की बात है। शर्म की बात है कि हमारे बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूं, चाहे वो जीप स्कैंडल्स केस था मुंद्रा के टाइम पे और टीटी कृष्णामाचारी उस समय, चाहे वो सेंचुरियन डील, चाहे जैगुआर डील, चाहे बोफोर डील, चाहे वो चेकोस्लोवाकियन ट्रक डील, चाहे कॉफिन्स की डील, जो डील है डिफेंस डील में लेन देन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बना रहे कि तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं। मीडिया जो उसको थोड़ा टाइम उछालती है, लोगों में थोड़ा भड़काव आता है, फिर सब भूल जाते हैं। कोई सिस्टम चेंज नहीं करना चाहता जब तक आप ये सिस्टम ऐसा बनाए रखेंगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसमें डिफेंस हेडक्वार्टर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री को अलग रखा गया है ताकि बीच में जो कार्यक्रम होते हैं उसके ऊपर कोई नजर ना रख पाए, और डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनको अलग रखा जाए। तो बीच में जो बिचौलिए आते हैं वो अपना फायदा उठाते हैं। हिंदुस्तान में हर एक कॉन्ट्रैक्ट में बिचौलिया आता है, घास काटने के कॉन्ट्रैक्ट में बिचौलिया आता है। यहाँ पे करोड़ों की बात है, इसीलिए लेकिन बख्शी जी, विजय विद्रोही, क्योंकि लगातार ज्यादातर मामलों में इस तरह की बातें कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती है। कम से कम जो बड़ी डील होती है उसमें इस तरह की मामले कई बार सामने आए हैं। हमें ये देखना है कि अब हमें क्या कदम उठाने हैं। हाँ, देखिए, रक्षा नीति जो सौदों वाली है उसमें बोफोर से पहले ही भारत में यह तय था कि किसी भी सौदे में कोई बिचौलिया होगा तो वहां से सौदा नहीं किया जाएगा और कोई ऐसी डील नहीं होगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई थी, जो मुझे लगता है सिर्फ कागजों तक सीमित है। जहां तक विदेशी कंपनियों का सवाल है, जितनी विदेशी कंपनियां हैं इसको वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताती हैं। वो कहती है कि इतना पैसा हमने दिया, ये तो देना ही है, हमें इतना पैसा तो बनता ही है। और अब भारत में भी हो गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं, ये बहुत बड़ा बाजार हो गया भारत रक्षा सौदों
को लेकर अगले 2-3 साल में करीब 4-5 लाख करोड़ से ज्यादा का सौदे होने हैं। तो ऐसे में भी बहुत सारे ऐसे तत्व सक्रिय हैं जिन पर शायद किसी तरह की रोक लगने की बात नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके अंदर रक्षा मंत्रालय से लेकर जो डिफेंस से रिटायर्ड लोग हैं जो इस तरह के सौदे में अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, उनकी कंपनियां भी हैं, से लेकर जो कहीं ना कहीं जो नेता है इच्छा शक्ति की कमी है ना, आप रोकना नहीं चाहते। इसमें समझना ये भी है कि लोकपाल पर बहस करते समय हमारे जो दोस्त बैठे हुए पंकज जी, इन्हीं की पार्टी का प्रस्ताव है कि प्रधानमंत्री उसकी एम्बिट से बाहर इसलिए रखे जाए कि उसमें डिफेंस के भी सौदे होते हैं, एटॉमिक पावर भी उनके पास में होती है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है। यानी कि आने वाले कल में अगर हम इनके हिसाब से मान लेते, वो तो देश ही नहीं मान रहा इनको और पता भी चल जाएगा ना 14 में, तो ये उस डील को बाहर निकाल देना चाहते हैं। यानी कि वो लाखों करोड़ों रुपए किस तरह से दलाल एक दूसरे को बंटवाते हैं, कैसे पॉलिटिकल फायदा उसका मिलता रहे, उसके काम में लगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो दोनों सही कह रहे हैं कि आप जमाई थी तो आपके यहां ताबूत का हुआ था, हम जमाए तो हमारे यहां ये होगा, और हम दोनों करते रहेंगे। यही खो है, इसी को हम डिस्कवर कर रहे हैं कि पिछले इतने सालों से लगातार 2020 खेला जा रहा है। देखिए बीमारी सारी ये है कि हिंदुस्तान में इस पर वानी प्रतिक्रिया देना चाहती है। जी वानी। मेरा ये जो पूरा सवाल है ना कि किसकी शर्ट किससे ज्यादा सफेद है, अगर इस लोकतंत्र में हमने आज ये निर्णय नहीं लिया और ये प्रण नहीं किया कि ये बंद नहीं करेंगे, तो फिर इन सवालों के जवाब देश को लेकिन वानी ये होता है, लेकिन वानी यही होता है। सुमेरा एक मिनट, वो कह रहे हैं सरकार जवाब दे। सुमेरा एक मिनट, ये सरकार जवाब दे, क्या कांग्रेस पार्टी और सरकार दो अलग भिन्न दल हैं? क्या वो एक दूसरे के मतलब कोई अलग अलग घटक हैं? नहीं, क्या कांग्रेस मैंने ये नहीं कहा कि सरकार जवाब दे। नहीं वाणी जी, नहीं रिपोर्ट कब आई, समझ ही नहीं आता। निवेदन किया, तारीख की जानकारी मुझे नहीं है। अरे सरकार बता पाएगी। अरे देखिए ये तो बहुत सलीके से आपके यहाँ भी बटा रहता है, इनका भी बटा रहता है। शिंदे जी कहते हैं हिंदू आतंकवाद और उसके बाद सरकार कहती है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। बताइए, गृह मंत्री बोल रहा है। कब बटा रहता है? हम जिम्मेदारी वाले लोग हैं। बिल्कुल नहीं। आप इससे इनकार नहीं कर सकती कि डिफेंस डील में आप उस सवाल पर, चाहे वो ताबूत वाला मामला हो या फिर बोफोर्स वाला मामला हो या अब ये मामला या इसके अलावा और तमाम मामले, ये दलाली के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है। ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है। मैं बताता हूँ इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये लोगों के हित में नहीं है, इनको फायदेमंद हो जाएंगे। बोफोर्स में तो एफिडेविट दिया है, बोफोर्स में तो एफिडेविट दिया सरकार ने, आगे से नहीं होगा। आप डिफेंस डील को प्रोसीजर चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं चेंज करना चाहते कि ये सिचुएशन बनी रहे। मुझे लगता है बख्शी साहब को याद होगा, बाकायदा सरकार ने लिख कर दिया है, मामले में कुछ भी सामने आ पाया है। पंकज जी सरकार ने लिख के दिया, पूरे रिजोल्यूशन पास करा कि आगे से भारत में सौदा हो या ना हो, हम किसी भी प्रकार का मीडिएटर नहीं लाएंगे। आपकी पार्लियामेंट ने लिख के दिया है, फिर कैसे अवॉइड हो जाता है पूरे देश के सामने? ये तो एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। मुझे ये बताइए कि उसमें सामने क्या आया? अभी इटली सरकार कह रही है कि इसमें कुछ नहीं है। अरे पंकज जी, घाना की सरकार कहती है हमने दलाली ली है। घाना की सरकार कहती है आपके प्रधानमंत्री को लिख के भेजती है, 9 मई को लेटर लिखा, आपके प्रधानमंत्री कुछ करते ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम जीप घोटाले से लेकर अभी तक के घोटालों की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन दलाली किसको दी गई, कौन जिसे घूस दी गई, ये बातें कभी सामने नहीं आती। बोफोर्स में भी हुआ, कुछ लोग गुजर गए, कुछ लोग बरी हो गए, लेकिन किसको दी गई, कौन जिम्मेदार था, किसी को क्या सजा भी होगी, ये चीजें कभी सामने नहीं। पंकज जी से मेरा सवाल, पंकज जी क्या ये अहमियत नहीं रखता तब जबकि आप लगातार बोफोर्स को कह रहे हैं कि वो आप मुद्दा सामने ना लाएं क्योंकि उस मामले में तो कुछ सामने नहीं आया, तब तो और भी ज्यादा जरूरत है कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए, आप इस पूरे मामले में नीतिगत फैसले करें ताकि दलाली ना ली जाए, और अगर लेनी ही है, वो जरूरत लगती है, तो फिर उसे भी सिस्टम में शामिल किया जाए। नहीं तो ट्रांसपेरेंसी में कौन सी कमी है? ग्लोबल टेंडर होता है, ग्लोबल बिड्स होती हैं, क्वालिटी का जो है पूरी जांच की जाती है, फाइनेंशियल बिड्स की पूरी जांच की जाती है। उसके बाद अगर दुनिया की 2-4 कंपनियां अपना रक्षा सामान बेचने में इंटरेस्टेड हैं, उनमें से कोई एक चुनी जाती है। फिर उसके बावजूद दलाली कैसे दी जाती है? खेल होता है। अगर कोई चीज सामने आई तो पंकज जी इसीलिए होता है कि किसको टेक्निकल मुद्दा ये है कि आधार पर किसकी बिड को गिरा दिया जाए और तकनीकी आधार पर कैसे शर्तों में बदलाव हो, जैसे इस केस में हुआ है। आदेश दिए हैं जी पंकज जी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो इसलिए ये सारा कुछ है कि हम अभी तक कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाते ही नहीं,
और हम चाहते हैं कि हम बाहर वालों पे डिपेंडेंट रहें ताकि डॉलर्स आते रहें और सबको मिलते रहें। ये हमारा ये बड़ी पुरानी नीति बनाई हुई है, इसको कोई चेंज नहीं करना चाहता। तभी आपके कंट्री में ना टैंक बन रहा है, ना एयरक्राफ्ट बन रहा है, ना इंजन बन रहा है, ना तोप बन रही है, ना तोप का गोला बन रहा है। सब सोने के भाव खरीद रहे हो। अगर ये हिस्सा बढ़ा तो सबने अपना फायदा उठाना है। फायदा है, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता। जी प्रफुल्ल जी, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जरूर कुछ निकलकर सामने आएगा, और यह भी निकलकर सामने आएगा कि आखिर दलाली किसे दी गई और किसे इसका फायदा मिला।